हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। आइए देखते हैं वैदिक काल चैप्टर के लिए हम पाठ्य योजना कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा वैदिक काल। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो सामान्य उद्देश्य आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे, पहला, छात्र वैदिक काल तथा 4 वेदों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र चारों वेदों के निर्माण किसने किया इसकी पुष्टि कर सकेंगे। तीसरा, छात्र वेदों तथा वर्ण व्यवस्था की सूची बना सकेंगे। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हम लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चार्ट पर बना हुआ वैदिक काल का रेखा चित्र इत्यादि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र वैदिक काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। ठीक। तो पहला आप क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो बच्चे बताएंगे 4। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, चारों वेदों का नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक। फिर आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि इन चारों वेदों का निर्माण किस काल में किया गया, तो बच्चे बताएंगे वैदिक काल में। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे कि वैदिक काल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा और बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक। उद्देश्य कथन लिखने के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि वैदिक काल कब शुरू किया गया, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि वैदिक काल लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती आदि नदियों के किनारे आकर बस गए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है तथा ऋग्वेद को वैदिक काल के धन्वंतरी ने रचना किया था। ठीक। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक। ये स्पष्टीकरण देने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पहला, गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो बच्चे बताएंगे ऋग्वेद में। दूसरा, ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं, तो बच्चे बताएंगे धन्वंतरी हैं। ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। इसके लिए भी आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं कि आर्य किसे कहते हैं, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर दबकर नदी के नीचे दब चुके थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना आरंभ किया। ये लोग गाँवों में रहते थे। उस गाँव में किसान खेती किया करते थे। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है। खेती करते थे। उन गाँव में किसान एवं कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरे कारीगर तांबे और कांसे की वस्तुएं बनाते थे। ठीक। धीरे धीरे उनके आसपास कुछ और लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे, जिसके अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम था। आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक। आर्य संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदान में रहते थे। ठीक। कैस्पियन सागर के पास के मैदान में रहते थे। वहाँ से वे फैलते गए और नई नई जगह पर आकर बसते गए। आर्य
गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी इत्यादि पशुओं को पालते थे। उनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। ठीक है, फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए। तो इसके लिए आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर आप इस बिंदु को समझाएंगे कि आरंभ में आर्य तीव्र वर्णों में 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाग उसके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। ठीक, किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाए। बाद में शुद्ध नामक चौथा वर्ण भी मिला, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब वो वंश कार्य पर न होकर पिता के वंश पर होने लगी। ठीक, ये बिंदु पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। दूसरा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो बच्चे बताएंगे ऋग्वेद में। तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो बच्चे बताएंगे कृषि करना। चौथा प्रश्न आप कर सकते हैं ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, तो बच्चे बताएंगे धन्वंतरी। पांचवा आप कर सकते हैं वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे बताएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया है। श्यामपट्ट कार्य में आप पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं वेदों के 4 अंग होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं आर्यों के प्रमुख कार्य खेती, पशुपालन, यज्ञ एवं बर्तन बनाना आदि ही प्रमुख कार्य था। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं आर्यों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। चौथा, वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, फिर आता है श्यामपट्ट कार्य के बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप पूछ सकते हैं वेदों के कितने अंग हैं। दूसरा, आर्यों ने वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया है। तीसरा, वर्ण व्यवस्था का निर्माण किसने किया। ठीक, गृह कार्य के लिए होमवर्क में आप बच्चों को दे सकते हैं कि वैदिक काल के कार्यों के बारे में आप लिखकर घर से लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक यू।